फ्यूचर में आप जो लॉयर बने, आप हो सकता है सिविल के लॉयर बने, बहुत सारे लोग होते हैं जो क्रिमिनल लॉयर बनते हैं, क्रिमिनल फील्ड में जाना चाहते हैं। तो आज जो हमारी जो टॉक होगी आज की इस इवनिंग की, वो होगी सिविल केसेस के ऊपर। देखिए, हम लोग आज के लेक्चर में जानेंगे कि सिविल का केस क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलेंगे, जिसमें हम ये इमेजिन करेंगे कि सपोज दैट कि आप एक लॉयर हैं, आप एक सिविल के लॉयर हैं, और आपके पास एक क्लाइंट अप्रोच करता है, आपके पास आता है और अपनी स्टोरी बताता है कि मेरे साथ कोई घटना हुई है, कोई इंसिडेंट हुआ है, या उसके कुछ स्टोरी है जिसको वो आपको आके बताता है, और वो चाहता है कि बीइंग अ लॉयर आप उसके फेवर में केस फाइल करो कोर्ट के अंदर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि एक सिविल का केस किस तरीके से चलता है, उसके अंदर कितनी स्टेजेस आती हैं। तो इससे आपको काफी फायदा होगा। आप एज अ स्टूडेंट, आपको सीपीसी के प्रोविजन समझ में आ, कौन सा प्रोविजन जो है कब पिक्चर में आता है, इससे आपको पता चल जाएगा कि कब कौन सा प्रोविजन जो है सीपीसी का पिक्चर में आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन को लेके चलते हैं कि आप लॉयर हैं, आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसने आपसे ये कहा कि मैं ये चाहता हूं वकील साहब कि आप मेरे बिहाफ पे एक केस फाइल करिए कोर्ट के अंदर। आपने अपनी अपने क्लाइंट की स्टोरी सुनी, जो भी उसने आपको फैक्ट्स बताए। सुनने के बाद अब आपकी ड्यूटी शुरू होती है कि अब आप करोगे क्या उस केस के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सपोज दैट आप नए सिविल के लॉयर बने हो, आप नए नए सिविल के लॉयर बने हो, आपको ज्यादा आइडिया नहीं है अभी कि क्या करना है इस केस के अंदर। तो अब आप क्या करोगे, अब हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि कोई सिविल का केस है। अब क्योंकि आप सिविल के लॉयर हो, आपको सिविल का केस ही फाइट करना है, तो सबसे पहली ड्यूटी आपकी क्या होगी कि जब आपका क्लाइंट आपको बताए कोई अपनी स्टोरी, तो आपको यह पता करना है कि जो स्टोरी वो बता रहा है, जो वो फैक्ट्स बता रहा है, वो एक्चुअली में सिविल का ही केस है। क्योंकि अगर वो सिविल का केस होगा, आप सिविल के लॉयर हो, आप तभी उस केस को परस्यू कर पाओगे, क्योंकि यही आपकी स्किल है। तो सबसे पहली चीज आप क्या पता करोगे, जो स्टोरी उसने बताया है वो सिविल का केस बना भी रही है कि नहीं बना रही है, सिविल का केस बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। कैसे पता करोगे, देखिए, अगर कोई ऑफेंस होता है तो वो आईपीसी के अंदर जो डेफिनेशंस दी गई होती हैं, या कोई और एक्ट बना है उनकी डेफिनेशंस के अंदर जाता है। अगर उनके अंदर नहीं जा रहा है तो हमें पता चलता है कि ये केस सिविल का है, और सिविल का नहीं भी हो सकता है। मतलब कि सिविल केस का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर सिटीजन्स की प्राइवेट राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हो, जहां पे दो बीच के लोगों की आपसी लड़ाई हो, सिविल राइट्स का वायलेशन हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे आपके बीच में, फॉर एग्जाम्पल अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, आपने कॉन्ट्रैक्ट करके तोड़ दिया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के डिस्प्यूट, टॉर्ट के डिस्प्यूट, कंपेंसेशन हम मांग रहे हैं आपसे, डैमेजेस मांग रहे हैं, ये सब क्या है, ये सिविल के केसेस हैं। तो हम सबसे पहली चीज क्या पता करेंगे, कोई भी क्लाइंट आके अगर हमें अपनी स्टोरी बताता है, अपना फैक्ट्स बताता है, सबसे पहले हम पता करेंगे कि क्या जो वो स्टोरी बता रहा है, जो वो फैक्ट्स बता रहा है, क्या वो सिविल का केस बन भी रहा है कि नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसके अंदर हम लोग अप्लाई करेंगे सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी को, ये पता करने के लिए ऑफ अ सिविल नेचर और नॉट। सबसे पहली चीज, अगर आप सिविल के लॉयर हो, पहले पता करोगे कि आप वो सिविल का केस है भी कि नहीं, सेक्शन 9 को अप्लाई करोगे सीपीसी का। ठीक है, एक मिनट, ये चीज आप पता करोगे। उसके बाद आप बीइंग अ लॉयर ये पता करोगे कि जो क्लाइंट ने आपको आके स्टोरी बताई है, केस बताया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये केस किसी के कोई प्रोविजंस द्वारा बार हो। बार मतलब कि आप जाके इस केस को फाइल करें कोर्ट में, और कोर्ट उसको एंटरटेन ही ना करे, कोर्ट उसको चलाए ही ना, कोर्ट उस केस को ही स्टे कर दे, कोर्ट जो है उस सूट को ही डिसमिस कर दे। ऐसा कब हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इसके बहुत सारे कारण हैं।
सीपीसी के अंदर जब आप प्रोविजंस पढ़ेंगे तो बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं आपके केस को सिविल कोर्ट में बार कर सकते हैं। बार मतलब आपका केस ही नहीं चल पाएगा। जैसे आपका केस सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी रेस सब जुडिस अप्लाई हो सकता है कि जो आपका क्लाइंट ने आपको आके स्टोरी या केस बताया है, यही सेम केस, यही सेम मैटर जो इसके अंदर इशू में है, वो ऑलरेडी सेम पेंडिंग केस में इशू में है, तो कोर्ट जो है आपके केस को स्टे कर देगा, केस ही नहीं चल पाएगा आपका। फिर आप क्या देखोगे, ठीक है पता चल गया सेक्शन 10 अप्लाई नहीं हो रहा है, फिर हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें रेस ज्यूडिकाटा लागू हो रहा है। सेक्शन 11 पता चले कि हमारा केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, फिर हम दोबारा फाइल करें, कोर्ट जो है हमारा जो सूट है सेक्शन 11 से बार हो जाए, कोर्ट डिसमिस कर दे, ये भी हो सकता है। तो हम ये भी पता करेंगे अपने क्लाइंट से, फिर हम अपने पता करेंगे क्लाइंट से कि कहीं जो केस फाइल करने जा रहे हैं हम क्लाइंट का, ये लिमिटेशन से बाहर तो नहीं है, क्योंकि हर एक केस को फाइल करने की एक लिमिटेशन है। हमारे पास पूरा लिमिटेशन एक्ट है 1963 जिसके अंदर केसेस को फाइल करने की एक टाइम पीरियड बताया गया। तो कहीं टाइम पीरियड के बाहर तो आके केस नहीं फाइल किया जा रहा है, तो आप क्या चेक करोगे, कहीं लिमिटेशन से बाहर तो नहीं है। उसके साथ साथ आप देखोगे कहीं सीपीसी के अंदर ऑर्डर टू रूल 2 से बार तो नहीं है। ऑर्डर टू रूल 2 ये कहता है कि अगर आपने कोई एक केस किया है और आप उसमें कई रिलीफ मांग सकते थे, आपने एक ही रिलीफ मांगी, अब दूसरी रिलीफ के लिए आप दोबारा केस नहीं फाइल कर पाओगे। तो बीइंग अ लॉयर आपने पहले पता किया वो सिविल का केस है या नहीं, फिर आपने देखा कि वो बार तो नहीं है किसी प्रोविजन से, आपको पता चल गया बार भी नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी चीज आप क्या देखोगे उसके अंदर कि अब बीइंग अ लॉयर, अब आप देखोगे कि हम उसको किस कोर्ट में जाके फाइल करें। भाई आप अगर नए लॉयर हो, आपको कुछ नहीं पता है, तो आप कहां जाओगे फाइल करने। लोअर कोर्ट्स में, अगर आप कचहरी में बैठते हो, आप देखते होगे बहुत सारी कोर्ट्स होती है, फैमिली कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट्स, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स, ठीक है, बहुत सारी कोर्ट्स होती हैं, डीएम एसडीएम की कोर्ट्स, रेवेन्यू कोर्ट्स, कमर्शियल कोर्ट्स, इतनी सारी कोर्ट्स होती है, कहां जाके फाइल करें। तो फिर आप उसमें अप्लाई करोगे सेक्शन 9 को और सीपीसी के सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 20 ए के प्रोविजंस को। ये 15 से 20 ए के बीच के जो प्रोविजंस है वो डील करते हैं प्लेस ऑफ सुइंग के ऊपर, कि यानी आप कहां जाकर केस को फाइल करोगे, किस कोर्ट में, किस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में और कौन सी कोर्ट में। भाई केस भी तो बहुत अलग अलग नेचर का हो सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, टॉर्ट से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। कहां, कहीं एक जगह कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कहीं दूसरी जगह इंसान रहता है, कहीं एक जगह कॉन्ट्रैक्ट टूटा, कहां केस फाइल करेंगे। तब आप अप्लाई करोगे सेक्शन 15 से 20 ए के प्रोविजंस को, जिससे आपको पता चलेगा कि केस हमें फाइल कहां करना है। ठीक है, फिर उसके साथ साथ आपको प्लेस ऑफ सुइंग पता चल गया, अब हमें कहां फाइल करना है। अब आपके पास जो चौथी स्टेज आएगी वो क्या आएगी, अब आप यहाँ पे ड्राफ्टिंग करोगे, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि हमें किस कोर्ट में फाइल करना है। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे ड्राफ्ट करोगे। क्या ड्राफ्ट करोगे, प्लेंटिफ की प्लेंट को। प्लेंटिफ कौन होता है, जो केस फाइल कर रहा है या जो केस करने जा रहा है उसको हम लोग कहेंगे केस के अंदर कि वो प्लेंटिफ है, जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया गया है वो डिफेंडेंट है। तो प्लेंटिफ के यानी जो आपके क्लाइंट के जो एलिगेशंस हैं, जो उसकी शिकायतें हैं, जो क्लेम है, जिसमें वो रिलीफ मांग रहा है, जिस डॉक्यूमेंट को आप कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे उसको हम लोग कहते हैं प्लेंट। फिर आप क्या करोगे, प्लेंट को ड्राफ्ट करोगे। प्लेंट को ड्राफ्ट करने के लिए सीपीसी के कई प्रोविजंस पिक्चर में आ जाएंगे, जैसे सेक्शन 26, ऑर्डर 4, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7। प्लेंट के लिए कि अब हमें प्लेंट को ड्राफ्ट करना है, उसके साथ साथ किसको पार्टीज बनाना है, तो हम इसके ऑर्डर्स में देखेंगे 1, 2 कैसे फ्रेम करना है सूट को, प्लीडिंग्स के रूल्स क्या होंगे, हमें अपनी प्लेंट में लिखना क्या क्या है,
ऑर्डर 7 में इस प्लेंट का फॉर्मेट क्या होगा ये बताया गया है। फिर आप प्लेंट को ड्राफ्ट करोगे, प्लेंट को ड्राफ्ट करने के बाद आप इसी प्लेंट को कोर्ट में प्रेजेंट करोगे। जब आप कोर्ट में प्रेजेंट करते हो तो कोर्ट के बहुत सारे फाइलिंग काउंटर्स होते हैं जिनमें आप जाके अपनी प्लेंट को प्रेजेंट कर सकते हो। अब उसके बाद आप अगर मान लीजिए कि गलत कोर्ट में चले गए, गलत कोर्ट में चले गए, तो कोर्ट जो है इसी ऑर्डर 7 के रूल 10 में आपको रिटर्न कर सकता है कि आप जाके प्रॉपर कोर्ट में केस फाइल करिए, वो ये भी कर सकता है। उसके अलावा रूल 11 में वो आपकी प्लेंट को रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर आपकी प्लेंट टाइम बार्ड हुई, कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं बन रहा है, तो ये आपको ये चीजें हो सकती हैं आपकी प्लेंट के साथ, या तो वो रिटर्न हो सकती है या रिजेक्ट हो सकती है। सपोज दैट कि नहीं तो रिटर्न हुई ना तो रिजेक्ट हुई। अब क्या होगा, अब पांचवी स्टेज आई, भाई आपने प्लेंट कोर्ट में प्रेजेंट करी, कोर्ट में आपकी प्लेंट एडमिट हो गई। अब क्या, सामने वाली पार्टी को बताया जाएगा कि तुम्हारे अगेंस्ट केस दायर हुआ है, तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल हुआ है, सामने वाली पार्टी को बुलाया जाएगा। तो क्या होगा, समन्स टू डिफेंडेंट, ऑर्डर 5। ऑर्डर 5 जो है सीटीसी का डील करता है समन्स टू डिफेंडेंट के ऊपर। अब डिफेंडेंट को सम्मन भेजा जाएगा, उसको बताया जाएगा भाई तुम्हारे खिलाफ केस फाइल किया है, कोर्ट में अपीयर हो इतने तारीख को इतने बजे, उसी को सम्मन भेजते हैं। तो अब समन्स टू डिफेंडेंट की स्टेज आई, ये आपको पता चल गया। इसके बाद फिर कौन सी स्टेज आएगी, अब जब सम्मन भेज दिया गया डिफेंडेंट के पास, अब वो क्या करेगा, अब उसकी ड्यूटी है कि अब वो कोर्ट के अंदर अपना जवाब दे, जो ये प्लेंट प्रेजेंट करी गई है इसका जो वो रिप्लाई देगा, इसके लिए वो क्या फाइल करेगा, रिटन स्टेटमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं WS। इसके लिए ऑर्डर 8 में ये डिस्कस है। यहां तक सभी लोगों को क्लियर हुआ, समझ में आया? वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप लोग बाद में भी देख सकते हैं लेक्चर। और आई होप कि हमने एक एक स्टेज पे अच्छे से बात करी है। यहां तक सभी लोगों को समझ में आया? ठीक, सम्मन भेजा गया, अब आपका काम है रिटन स्टेटमेंट का। अब इसके अलावा कितनी स्टेज हो गई, 6th स्टेज रिटन स्टेटमेंट की। अब इसके अलावा कुछ कुछ केस में बहुत सारे इंटरवीनिंग मैटर्स आ जाते हैं। बहुत सारे केसेस के अंदर बहुत सारे इंटरवीनिंग मैटर्स आ जाते हैं। इंटरवीनिंग मैटर्स मतलब कि केस तो चल रहा है हमारे और आपके बीच में किसी प्रॉपर्टी के टाइटल को लेके, कि कोई एक लैंड है उसका मालिक कौन है, मैं हूं या आप हो। तो किसी लैंड को लेके कोई टाइटल का डिस्प्यूट चल रहा है, ओनरशिप का केस चल रहा है। लेकिन केस चल रहा है ओनरशिप डिसाइड होने के लिए, उसी दौरान आपने उसी लैंड के ऊपर घर बनाना शुरू कर दिया, उसी दौरान आपने उसी मकान पे उसी लैंड पे घर बनाना शुरू कर दिया। तो अब ये बीच में एक इंटरवीनिंग मैटर नहीं आ गया कोर्ट के अंदर? भाई केस तो चल रहा था ये डिसाइड करने के लिए कि कौन ओनर है, आप है कि हम, लेकिन आपने बीच में उसी लैंड के ऊपर घर बनाना शुरू कर दिया। तो ये बीच में नया इंटरवीनिंग मैटर्स आ गया, आया कि नहीं नया इंटरवीनिंग मैटर्स? ये इंटरवीनिंग मैटर्स हुआ। या मान लीजिए किसी मकान को लेके हमारे आपके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, पता चला कि आप उस मकान की छतें गिरा रहे हैं, गेट तोड़ रहे हैं, बाउंड्री गिरा रहे हैं। ये इंटरवीनिंग मैटर्स हुआ ना, क्योंकि हमारे और आपके बीच में तो डिस्प्यूट चल रहा है ओनरशिप डिसाइड होने का, आपने उसके अंदर नई चीज करना शुरू कर दिया, जमीन को ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन करने लग गए, मकान गिराने लग गए। ये इंटरवीनिंग मैटर्स हुआ ना। तो इस इंटरवीनिंग मैटर्स को डील करने के लिए हमारे पास सीपीसी में है इंटरिम ऑर्डर्स के प्रोविजंस। इंटरिम ऑर्डर्स, इंटरिम मतलब इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स, जो फॉर द टाइम बीइंग के लिए पास किए गए हैं, जो प्रोविजनली हैं, जो टेम्परेरी हैं, टेम्परेरी तौर पे इशू किए जा रहे हैं। ये इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर सीपीसी के अंदर आपको
ऑर्डर 24, 25, 26, 38, 39, 40 के अंदर मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके के, कि कहीं पे डिफेंडेंट भाग रहा है, प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर रहा है, उसको अरेस्ट करवाना जरूरी है, उसको पकड़वाना जरूरी है, अपनी प्रॉपर्टी बेच के भागना चाह रहा है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच करवाना जरूरी है। तो केस तो कोई भी हो सकता है, हमारे आपके बीच में ओनरशिप का चल रहा है, लेकिन उसके बीच में आप पता चले भागने को सवार हो गए, आप हो सकता है प्रॉपर्टी बेच के भागने में लग जाए, तो उस दौरान हम क्या करेंगे, हम तो हेल्पलेस हो जाएंगे। तो इंटरिम ऑर्डर्स पास कर सकता है कोर्ट 38 में, अटैच कर सकता है आपकी प्रॉपर्टी को, अरेस्ट करवा सकता है आपको, ये इंटरवीनिंग मैटर्स होते हैं। तो ये 7th स्टेज है, ये आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, इसका आना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर कुछ ऐसे इंटरवीनिंग मामले नहीं आते हैं तो नहीं आएगी ये स्टेज। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब इसके बाद अगर ये नहीं आती है तो हम लोग आगे बढ़े 8th स्टेज पे। अब यहां पे कौन सी स्टेज आएगी, अब यहां पे केस चल रहा है हमारा, रिटन स्टेटमेंट फाइल हो चुका है, इंटरिम ऑर्डर्स का यूज हो सकता था केस के अंदर। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं केस चलने के दौरान जिसको पार्टीज एक दूसरे से कर सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल केस चलने के दौरान हम आपसे एडमिशन करवा सकते हैं कुछ फैक्ट्स का। अगर आप एडमिशन कर दोगे, यानी कुछ एडमिट कर लोगे, तो कोर्ट में आगे चल के ट्रायल में उसको साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 58 में बोला गया है, फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव। तो अब ये कुछ स्टेजेस हैं, यहाँ पे पार्टी जो है दूसरी पार्टी से कुछ एडमिशन करवा सकती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो तो हम आपसे डॉक्यूमेंट्स डिस्क्लोज करवा सकते हैं। अगर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया है तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आती हैं, जैसे प्रोडक्शन, पार्टीज डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करे कोर्ट में ओरिजिनल, उसके साथ साथ अगर आप सामने वाली पार्टी के कुछ डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो, इंस्पेक्शन। सामने वाली पार्टी जो है आपके केस को एडमिट कर सकती है, आपके केस के फैक्ट्स को एडमिट कर सकती है, तो इससे केस क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अगर आप मेरे कुछ दावों को, मेरे कुछ फैक्ट्स को एडमिट कर लोगे तो हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं। एडमिशन, ये सारी चीजें आपको ऑर्डर 11, ऑर्डर 12, ऑर्डर 13 के अंदर मिल जाएंगी। तो ये पूरी तरीके से हम लोग कहेंगे कि ये सारी चीजें इसी स्टेज में आती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों के लिए, एडमिशन के लिए हो सकता है हम आपसे कोई चीज एडमिट ना करवाएं, एडमिशन हो सकता है आप कोई चीज एडमिट ना करो, तो ये पिक्चर में नहीं आएगा। अदरवाइज अगर हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो प्रोविजंस है ये पिक्चर में आ जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या की चीज जानी, रिटन स्टेटमेंट फाइल हुआ, और रिटन स्टेटमेंट के साथ साथ इंटरिम ऑर्डर्स को कोर्ट पास कर सकता है, और ये प्रोविजंस जो है सीपीसी के पिक्चर में आता है। अब यहां तक हो गई चीजें, ठीक। अब आपको ये पता होना चाहिए, एक बहुत अहम स्टेज होती है सिविल के केस के अंदर, वो होती है इशू की फ्रेमिंग की स्टेज। एक बहुत अहम स्टेज होती है सिविल के केस के अंदर, वो कौन सी स्टेज होती है, इशू के फ्रेमिंग की, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। जैसे क्रिमिनल केसेस के अंदर कोर्ट चार्ज फ्रेम करता है, सीआरपीसी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोर्ट चार्ज फ्रेम करता है, चार्ज फ्रेम होने के बाद ट्रायल शुरू होता है। उसी तरीके से सिविल के केस के अंदर कोर्ट जो है इशू फ्रेम करता है। इशू क्या होता है, अब इसको समझिए। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक केस के अंदर जिसमें आपका क्लाइंट आपके पास आया था, जिसमें आपने कोर्ट में प्लेंट फाइल करी, प्लेंट के अंदर क्या होता है, जो आपके क्लाइंट के मटेरियल फैक्ट्स होते हैं वो उसके अंदर होते हैं। ठीक, आपने अपनी बात लिख दी, जब आपने उसको कोर्ट में फाइल करी, कोर्ट ने देखा हाँ सही तरीके से फाइलिंग हुई है, एडमिट हो गई, हमने रिप्लाई में अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दिया। तो अगर देखा जाए तो एक दूसरे से हम दोनों बात कर रहे हैं, आपने प्लेंट फाइल करी, हमने उसका जवाब दे दिया, एक दूसरे से बात ही तो कर रहे हैं, प्लीडिंग चल रही है। अभी कोर्ट ने तो कहीं एक्टिव रोल प्ले ही नहीं किया, अभी कोर्ट ने कहीं एक्टिव रोल प्ले ही नहीं,
कोर्ट ने अपने माइंड को अप्लाई ही नहीं किया कहीं पे। अभी आपने प्लेन फाइल करी, हमने रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दिया, हमने अपना जवाब लगा दिया, लेकिन कोर्ट तो एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहा है कि आप क्या बात कह रहे हो, हम क्या बात कह रहे हैं, कौन किसकी कौन सी बात एडमिट कर रहा है। अब यहां से शुरू होता है कोर्ट का एक्टिव रोल। अब इतनी चीजें होने के बाद अब कोर्ट क्या करता है, अब हम लोग 9th स्टेज में आते हैं। कोर्ट पार्टीज को एग्जामिन करता है ऑर्डर 10 में। ऑर्डर 10 सीपीसी के अंदर कोर्ट जो है पार्टीज को एग्जामिन करता है, पूछता है कि तुम इनकी कौन सी बात मान रहे हो, आप मेरी कौन सी बात को मान रहे हैं, ताकि हमारे आपके बीच में जो टकराव है उसको समझा जा सके कि एक्चुअली में टकराव क्या है इनके बीच में, ये किस चीज को लेके लड़ रहे हैं, क्या मेन लड़ाई है इनके बीच की, उनको समझा जाए। भाई आप इमेजिन करिए कि हमने कहा कि ये मेरा रेंट नहीं दे रहे हैं पिछले 1 साल से, हमने आपके अगेंस्ट केस फाइल किया कि आप रेंट नहीं दे रहे हो हमें पिछले 1 साल से, आपने कहा कोई रेंट ड्यू नहीं है, उसके साथ साथ आपने कहा कि मैं आपका लैंडलॉर्ड ही नहीं हूं। तो अब इसमें क्या कोर्ट डिसाइड करे, इसमें कोर्ट क्या डिसाइड करे कि रेंट ड्यू है या नहीं है, या मैं आपका लैंडलॉर्ड हूं या नहीं हूं, कोर्ट क्या डिसाइड करेगा। तो कोर्ट इशू फ्रेम करेगा कि इन दोनों के बीच में एक्चुअली में लड़ाई क्या है। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट इशू फ्रेम करेगा ये कि पहले ये डिसाइड किया जाए कि मैं लैंडलॉर्ड हूं या नहीं, पहला इशू। दूसरा इशू कि क्या आप हमें रेंट नहीं दे रहे हो, ये दूसरा इशू। फिर ये कोर्ट इशू फ्रेम करता है, इसी इशू को फ्रेम करने के बाद इसी के बेसिस पे पूरा केस चलता है सिविल का, जिनको प्रूफ करने के लिए हम कोर्ट में एविडेंसेस सबूत पेश करते हैं। अभी लेकिन इशू फ्रेम नहीं हुआ है, अभी जो हम लोग लेके चल रहे हैं स्टेजेस, इसमें इशू फ्रेम नहीं हुआ है। कोर्ट क्या कर रहा है, ऑर्डर 10 में पार्टी से पूछताछ, तुम इनकी कौन सी बात को एडमिट करते हो और मैं आपकी कौन सी बात को एडमिट करता हूं और आपकी कौन सी बात को डिनाई करता हूं, हमसे ओरली एग्जामिन करना, पूछताछ करना है। सारी चीजें करने देखने के बाद अब कोर्ट को समझ में आया कि एक्चुअली में मेरे और आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो फिर कोर्ट जो है 10th स्टेज में इशू को फ्रेम करती है। इसके ऑर्डर 14 में, यहां तक सभी लोगों को समझ में आया। यहां तक सभी लोगों को स्टेजेस समझ में आई। अब देखिए, अब इशू भी फ्रेम हो गया। अब जब इशू फ्रेम हो गया तो अब क्या होगा, इशू को साबित करने के लिए आप अपने अपने एविडेंसेस दीजिए, गवाहों को बुलाइए। तो अब क्या होगा, 11th स्टेज आएगी जिसके अंदर समन्स टू विटनेसेस और उनका एग्जामिनेशन। ये इसके ऑर्डर 16 में डिस्कस है, लेकिन इसको आप ऑर्डर 18 तक मिला के पढ़ सकते हैं जब आपका ट्रायल शुरू होगा। अब इश्यूज फ्रेम हो गए, तो अब यहां से क्या शुरू हुआ, ट्रायल शुरू हुआ। अब जब ट्रायल शुरू हो जाएगा तो इसी ट्रायल में गवाहों को बुलाया जाएगा, हम अपने गवाहों को बुलाएंगे, आप अपने गवाहों को बुलाएंगे कि आप गवाहों को बुला के कोर्ट में गवाही दिलवाएं, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट में देंगे। फिर यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट पिक्चर में आ जाएगा कि गवाहों का एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। तो फिर अब अपने केस को हम लोग साबित करेंगे, ट्रायल शुरू होगा, गवाहों को बुलाया जाएगा, गवाहों का एग्जामिनेशन होगा कोर्ट के द्वारा। फिर इतनी सारी चीजें हो गई, उसके बाद 12th स्टेज आएगी, केस को समअप करा जाएगा, उसकी समरी दी जाएगी आर्गुमेंट के जरिए। इसी केस में आर्गुमेंट होगा, ठीक। फिर आर्गुमेंट होने के बाद अब केस ने जो डिसाइड किया
उसको डिसाइड करने के बाद 13th स्टेज आएगी जहां पे कोर्ट इसमें अपना जजमेंट पास करेगा। ठीक है, यहां तक सभी लोगों को समझ में आ रहा है? जजमेंट आने के बाद अब सिविल के केसेस के अंदर डिक्री को ड्रॉ किया जाता है। तो अब कौन सी स्टेज आई? डिक्री। ये डिक्री सीपीसी के अंदर सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन करी गई है। जजमेंट आया, जजमेंट आने के बाद डिक्री आई। डिक्री जो होती है जजमेंट का एक ऑपरेटिव पार्ट होता है। डिक्री आ गई, अब डिक्री आ गई, कोर्ट का फैसला आ गया। अब उसके बाद भी एक अहम स्टेज आती है, बताइए वो कौन सी स्टेज होगी? अब डिक्री आने के बाद एक और अहम स्टेज आती है सिविल के केस के अंदर, बताइए कौन सी स्टेज आती है? वेरी गुड धरना अग्रवाल जी, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की। डिक्री तो आ गई, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे मकान के अंदर रह रहे हो, गलत तरीके से अनलॉफुल तरीके से नहीं निकल रहे हो, टाइटल का डिस्प्यूट था, केस हम जीत गए, लेकिन आप फिर भी नहीं निकल रहे हो घर से मेरे, तो हम क्या करेंगे? तो कोर्ट में हम अप्लाई करेंगे इसी कोर्ट की जो डिक्री आई है इसके एग्जीक्यूशन के लिए, कि कोर्ट जो है हमें हमारे मकान पे कब्जा दिलवाए। फिर आती है यहाँ पे हमारी 15 स्टेज एग्जीक्यूशन की। ये एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री किस ऑर्डर में है? वेरी गुड, ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी के अंदर, जिसमें अलग अलग डिक्रीज को बताया गया है कैसे कैसे एग्जीक्यूट करना है। अब ये चीज हो गई। इसके अलावा कुछ प्रोविजंस हैं जैसे रिवीजन, रेफरेंस, अपील। अपील जो है आमतौर पे आपको पता है कि ये जो प्रोविजंस हैं ये केस चलने के दौरान भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, केस चलने के बाद भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं 16th स्टेज पे। इसको हम लोग किस तरह से ले सकते हैं? अब रिवीजन जो है केस के दौरान में भी आप कोर्ट में रिवीजन के लिए जा सकते हैं, आप अपील के लिए भी जा सकते हैं। बहुत सारे ऑर्डर्स भी अपीलेबल होते हैं सीपीसी के अंदर। तो क्या क्या हो गया? रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन। ये इतनी स्टेजेस हम लोगों ने इसको बहुत ही ज्यादा कोशिश करा है सम अप करने का, समराइज करने का। ये मेन मेन स्टेजेस हैं जो सिविल केस के अंदर आती हैं। अगर आप लॉयर हैं तो आपको ये सारी इंपॉर्टेंट स्टेजेस के बारे में पता होना चाहिए। एक बार हम लोग फिर से फर्स्ट लिस्ट से देख लेते हैं। सिविल का केस पता करने के लिए सेक्शन 9 को आपने अप्लाई करा, फिर ये आपको देखना था कि कहीं ये केस बार तो नहीं है। आपने सेक्शन 10 लागू करके देखा, रेस सब जुडिस में तो नहीं जा रहा है, रेस जुडिकाटा से बार तो नहीं हो रहा है, लिमिटेशन से बार तो नहीं है, टाइम पीरियड निकल गई हो, ऑर्डर 2 रूल 2 से बार तो नहीं है। इतना पता चल गया। फिर आपने पता किया कि प्लेस ऑफ सुइंग, इस केस को फाइल कहाँ करना है, उसकी जगह किस कोर्ट में जाना है, आपने प्लेस ऑफ सुइंग को पता किया। फिर अब आपने अपनी प्लेंट को ड्राफ्ट किया जो आप कोर्ट में प्रेजेंट करते हो। इतने प्रोविजंस इसके लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर उसके बाद इसके बाद क्या हुआ कि सम्मन भेजा जाएगा डिफेंडेंट के पास, जिसके लिए आप ऑर्डर 5 पढ़ोगे। फिर जब उसके पास सम्मन भेजा गया तो अब डिफेंडेंट WS फाइल करेगा, रिटन स्टेटमेंट, जिसके लिए ऑर्डर 8 है हमारे पास। फिर उसके बाद कोर्ट के केस के चलने के दौरान बहुत से इंटरवीनिंग मैटर्स आ सकते हैं। उन इंटरवीनिंग मैटर्स को डील करने के लिए हमारे पास इंटरिम ऑर्डर्स के प्रोविजंस हैं। ऑर्डर 24, 25, 26, 38, 39, 40 के अंदर ये आ भी सकती है स्टेज, नहीं भी आ सकती है अगर इंटरवीनिंग मैटर्स नहीं आते हैं। फिर उसके अलावा ये स्टेजेस आ सकती है डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने की, इंस्पेक्ट करने की, एडमिशन की, ये हो गया। फिर उसके बाद कोर्ट ऑर्डर 10 में पार्टीज को एग्जामिन करता है। उसके बाद वो इश्यूज को फ्रेम करता है कि पार्टीज के बीच में एक्चुअली में कॉन्फ्लिक्ट क्या है। फिर उसके बाद गवाहों को बुलाया जाता है, समन्स टू विटनेसेस, ऑर्डर 16 से ऑर्डर 18 के बीच में डिस्कस है, जिनको कोर्ट एग्जामिन करता है। अपने गवाहों को बुलाइए। फिर यहां से आपका ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल के अंदर फिर इंडियन एविडेंस एक्ट पिक्चर में आ जाता है। फिर गवाहों को बुला लिया, सारा सबूत दे दिया, पूरे केस के अंदर सुनवाई हो गई। अब उसी केस को समरी उसकी
कोर्ट के सामने रखी जाती है आर्गुमेंट के जरिए, उस पर आर्गुमेंट होता है, फिर उसके बाद कोर्ट अपना जजमेंट देता है। जजमेंट आने के बाद फिर इस पे डिक्री को ड्रॉ किया जाता है। डिक्री ड्रॉ होने के बाद उसके बाद इसमें एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए आप कोर्ट में एप्लीकेशन देते हो, उसके साथ साथ रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन। आई होप कि आपको ये स्टेजेस समझ में आई होंगी। क्लियर है, सब लोगों को समझ में आई? देखिए कोर्ट जो हमने बताया कि कोर्ट जो है एक्टिव रोल प्ले करता है। कोर्ट के एक्टिव रोल प्ले करने का मतलब कि हमारी प्लीडिंग्स में अपने माइंड को अभी उसने अप्लाई नहीं किया है। हमारे प्लीडिंग्स में उसने अपने माइंड को अप्लाई नहीं किया। हमने आपके अगेंस्ट केस फाइल किया, आपको भेज के संबंध बताया गया कि आपके अगेंस्ट केस फाइल किया है, क्या कहना है, क्या करना है, ये हुआ। अभी जो हम लोगों ने अपनी प्लीडिंग्स दिया है, जो हमने अपनी प्लेंट कोर्ट में प्रेजेंट करी है, और जो डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट फाइल किया, हम दोनों तो आपस में बात कर रहे हैं। उस प्लीडिंग्स में जब कोर्ट अपने माइंड को अप्लाई करता है, तब वो एक्टिव रोल प्ले करना शुरू कर देता है कि अब हम एक्चुअली में समझें इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या है। ठीक है अनुषी? अगर अभी आपको इस स्टेजेस से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप पूछिए इसके बारे में। सर हाउ टू फाइंड कोर्ट इन स्टेज, देखिए डिपेंड करता है कि किस चीज से रिलेटेड आपका केस है। जैसे अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस है तो सेक्शन 16 के अंदर बताया गया है जिस जगह पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, आप वहां की कोर्ट में जाके केस फाइल करेंगे। अगर कोई मामला टॉर्ट से रिलेटेड है तो जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आप केस फाइल करेंगे, या जहां पे डिफेंडेंट रहता हो आप वहां की कोर्ट में जाके केस फाइल करेंगे। ठीक है, फिर उसके साथ साथ कोर्ट के अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन होते हैं। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, किस टेरिटरी के अंदर किस कोर्ट की टेरिटरी में हुआ है उस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन होता है। फिर हम जाते हैं कि केस जो है इसके अंदर क्या मामला है, पैसे से रिलेटेड मामला है, पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, तो हर कोर्ट का एक पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड कर दिया जाता है कि कौन सी कोर्ट कितने पैसे के मामले को चला सकती है। देखिए जजमेंट जो होता है ये कोर्ट जो है ओपन कोर्ट में प्रोनाउंस करती है, जजमेंट होता है जिसमें बहुत सारी डिटेल्स होती है। डिक्री जो होता है वो इसका ऑपरेटिव पार्ट होता है। सर कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? इस लेक्चर को तो हम हिंदी में ही लेंगे। सर विच गवर्नमेंट स्टेट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्ट्स एंड देयर रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन, जो कचहरियां होती हैं वहां पे आपको बुक्स वगैरह मिल जाएंगी जिसमें आपको पता चल जाता है कि कौन सी कोर्ट किस चीज के लिए है, यहाँ पे किसका कितना पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है। जी, डिक्री और ऑर्डर में भी डिफरेंस होता है। डिक्री अलग चीज होती है, ऑर्डर अलग चीज होता है। हालांकि दोनों ही एडजुडिकेशन होता है जिसमें कोर्ट डिसाइड करता है, लेकिन ऑर्डर जो होता है ये आमतौर पे क्या होता है, अपीलेबल नहीं होता है अनलेस कि जिन ऑर्डर्स को सीपीसी के अंदर अपीलेबल बताया गया हो, जैसे इसके ऑर्डर 43 में बताया गया। डिक्री आमतौर पे अपीलेबल होती है जो एक कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर देती है पार्टीज के राइट्स को। देखिए पूरी चीजें हमने पढ़ाया है ए मलिक जी, दोबारा उसको 2 बार हमने रिपीट करा, तो अब ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी तो उसके बाद आप इसको सुन लीजिएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोर्ट का जुरिस्डिक्शन अगर अगर ट्रांसफर भी हो जाता है तो डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए इसमें कोई मैटर नहीं करता है। आ भी सकती है एग्जीक्यूशन में दिक्कत, लेकिन आमतौर पे आती नहीं है, एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर डिक्री एक बार पास हो गई तो वो एग्जीक्यूट हो जाती है, लेकिन कभी कभार उस पर सवाल उठ जाता है बहुत सारी चीजों को लेके। जैसे मान लीजिए कि जिस कोर्ट ने डिक्री पास किया है वो कोर्ट जो है सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज नहीं करता था, तो वहां पे उसको चैलेंज किया जा सकता है। अगर पर्सन नहीं लीव करेगा प्रेमिसेस तो उसको जबरदस्ती निकाला जाएगा, पुलिस आ जाएगी, पुलिस जबरदस्ती निकालेगी, अरेस्ट हो जाएगा, डिटेन कर लिया जाएगा।
मतलब जितना भी तरीका हो सकता है उसको निकालने का, कानूनी सारा इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सारी सिविल की स्टेजेस आप लोगों को समझ में आई, अच्छे से क्लियर है सभी लोगों को? देखिए कोई ऐसा मिनिमम टाइम फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है केस बाय केस, या अगर कोई अलग सा कोई एक्ट बना है किसी के अंदर एविक्शन के लिए, रेंट से रिलेटेड या एविक्शन से रिलेटेड टीनेंट के, तो फिर उसके हिसाब से चला जाएगा। सीपीसी में प्रिजन के एक्सपेंसेस, अगर आपके वजह से, आपके कारण किसी को प्रिजन में डाला गया है, जैसे फॉर एग्जांपल विटनेस को बुलाया गया है, या मान लीजिए कि आपके वजह से किसी को डिटेन किया गया, तो जो इंसान के वजह से किया गया होता है, जिसके इंस्टेंस पे डिटेन किया गया होता है, वो देता है एक्सपेंसेस। थैंक यू वेरी मच। तो आपके इसमें काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे।